देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th में इसमें बहुत सारा पॉइंट पढ़े। आज यहाँ आपतन कोण से प्रारंभ। तो देखिए, आपतन कोण, इससे पहले हम आपतित किरण पढ़ चुके हैं, परावर्तित किरण पढ़ चुके हैं, अभिलंब भी पढ़े, उसी से रिलेटेड हुआ ये भी पढ़े। अगर ये सभी पॉइंट जान लेते हैं तो हमें प्रकाश के परावर्तन का नियम समझने में और याद रखने में मदद मिलेगी। तो आपतन कोण क्या होता है यह समझ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे एक डायग्राम है, इसमें दर्पण हुआ, ये आपतित किरण, दर्पण पर पड़ने वाली किरण। देखिए, इसमें एरो मार्क इस तरफ है, इससे पता चलता है कि ये आपतित किरण है। और ये दर्पण के जिस जगह यहाँ पड़ा है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसमें ON या एक अभिलंब खींचा गया है, लंब खींचा गया। इसे आप कंप्लीट लाइन सेगमेंट या रेखाखंड या डॉट लाइन में भी इंडिकेट कर सकते हैं। यह दर्पण से 90 के कोण पर स्थित होता है, यह देखा। तो ये आपतित किरण और ये रहा अभिलंब। आपतित किरण AO, अभिलंब हुआ ON के बीच का ये कोण जो है, ध्यान दें, माइंड में ये सेटिंग ना हो जाए इधर वाला। अगर इधर वाला कोण को अगर समझते हैं तो ये दर्पण और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण, दर्पण और आपतित किरण के जो इंक्लूड एंगल है वह यह कोण, ये कोण आपतन कोण नहीं है, या कंफ्यूज नहीं होना। आपतित किरण AO, अभिलंब ON के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, याद रखें। आपतन कोण को प्रायः I से डिनोट किया जाता है। तो इस डायग्राम में AON I हुआ और इसे हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं। यह आपतन कोण है, इसे याद रखें। ये समझेंगे, इसी के आधार पर हमें इसमें मैथमेटिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल भी मिलता है। पहले अच्छे से सब समझ। अब है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हुआ अभिलंब, ये है आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु। इसे आपतन बिंदु कहा गया है क्योंकि सब प्रकाश की किरण पड़ रहा है तब ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो यहाँ सिर्फ डायग्राम ऐसा समझाया गया है कि परावर्तन कोण को तो दो ही, यहाँ एक अभिलंब एक परावर्तित किरण का ही डायग्राम, जबकि इसमें परावर्तन होने के लिए आपतित किरण तो होगा ही, लेकिन यहाँ सिर्फ परावर्तन कोण को समझाना है, इसलिए परावर्तित किरण का यहाँ सिंबल। ये देखिए, और एरो मार्क किया, चूंकि इस एरो मार्क से साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह दर्पण से यह प्रकाशीय किरण लौट रहा। तो ये हुआ परावर्तित किरण, ON हुआ अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो यहाँ कोण बना हुआ है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, अर्थात BON ये परावर्तन कोण है। जिसे हम लोग NOB भी बोल सकते हैं, NOB। और परावर्तन कोण को प्रायः R से डिनोट किया जाता है। इस पिक्चर में BON या NOB या क्या हुआ, R हुआ, यह परावर्तन कोण हुआ, इसे याद करें। अब इसमें अगर यदि आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ, यदि आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर पड़ता है तो परावर्तन कोण का मान क्या? यह एक प्रश्न ऐसे टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ते हैं और इसे इसके बाद समझा दिया जाएगा, दोनों एक साथ। अब यहाँ पहले पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम मतलब जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ता है
तो यह किस प्रकार परावर्तित होता है, यह नियम हमें याद होना चाहिए। ये हमें डायग्राम में भी काम आएगा, दर्पण सूत्र में भी काम आएगा, और F बराबर R/2 या R बराबर 2F सिद्ध करेंगे, इसमें भी यह काम है। और दूसरी बात, ऐसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, यह इम्पोर्टेंट अपने आप में भी क्वेश्चन, इसका यूज तो होता ही है, वह तो अलग बात है, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। याद रहे, बहुत हल्का है और इसे इजी तरीके से समझकर इसे याद रखें। पहले अब डायग्राम को समझते हैं, फिर उसे पढ़ेंगे अपने आप याद। ये Mn एक दर्पण बनाया गया है, यहाँ समतल दर्पण। इसमें देखिए AO, यह एक किरण है जो आपतित किरण है, इस डायग्राम AO आपतित किरण। तो O जो यहाँ पर है, यह हुआ आपतन बिंदु। यहाँ आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है, नॉर्मल अभिलंब खींचा गया। यह एक रेखाखंड है जो दर्पण के साथ 90 कोण पर टिका। इसी बिंदु से जब यह प्रकाश की किरण यहाँ पड़ता है तो दर्पण इस प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है, रिटर्न करता है, लौटा देता। तो यह इस तरह से लौट जाता, यह हुआ परावर्तित। तो इस डायग्राम में देखिए, AO आपतित किरण, O भी परावर्तित किरण, ON अभिलंब। तो इसमें देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यही सेंटेंस इसका एक नियम। कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसी बिंदु से परावर्तित किरण लौट जाता है, और उस बिंदु पर अगर अभिलंब खींचा जाएगा तो ये समझा जाएगा कि तीनों एक ही समतल में स्थित है। ऐसा प्रकाश के परावर्तन के नियम में याद रखें। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह स्टेटमेंट इसका एक नियम, प्रकाश के परावर्तन का यह नियम है, इसे याद रखें। दूसरा वाला सेकेंड जो इसका नियम है, यही सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते, मतलब इस पिक्चर में AON यह क्या है, आपतन कोण, इस कोण की माप, और BON यह हो गया परावर्तन कोण, इस कोण की माप क्या होगा, बराबर होता है। यह हमेशा बराबर होता है, इसे याद रखें। यह इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुआ, तो याद रखेंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ऐसे भी मॉडल में आता है, 2 नंबर में ऐसे ही पूछ दिया, या मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है कितने नियम होते, ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4। और एक टाइप से पूछा जाता, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे तथा इसका किरण आरेख खींचे, डायग्राम खींचे, डायग्राम बना, ऐसे भी पूछा जाता। तो डायग्राम जब बनाना होगा तो यही डायग्राम उसमें बनाना होगा, और जब डायग्राम बनावेंगे तो इसमें बगल में अगर अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे, तो AO का नाम यही सम्मिलित कर सकते हैं, OB का नाम सम्मिलित कर सकते हैं, और नहीं तो इसको पिक्चर बना करके इसके बारे में बगल में इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे। जैसा कि AO क्या है, आपतित किरण है, यहाँ देखिए AO आपतित किरण, OB ये परावर्तित किरण है, इस डायग्राम में याद रखना। ON अभिलंब है, AON यह हुआ आपतन कोण, BON यह हुआ परावर्तन कोण, MM' यह हुआ समतल दर्पण, और O यह हुआ O आपतन बिंदु। ये सभी पॉइंट को लिखना पड़ेगा अगर डायग्राम बनाएंगे तो। और अगर इच्छा हो कि डायग्राम में नाम न दे
तो एरो से भी पता चल जाता है डायग्राम में कि आपतित किरण है कौन, परावर्तित किरण कौन है, और सिंबल यहाँ दिया हुआ है तो सारा चीज उसमें भी स्पष्ट हो जाता। अगर नामांकित डायग्राम रहे तब तो लिखना होगा, और सिर्फ रहे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और किरण आरेख खींचे तो आप डायग्राम बना के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, इसे याद। अब जब ये नियम पढ़ लिए तब इस प्रश्न को पढ़े। यदि आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ, देखिए ये प्रश्न क्या कर, आपतित किरण दर्पण की सतह, दर्पण का सतह ये हुआ आपतित, तो आपतित किरण और दर्पण के सतह के साथ ये कोण बना रहा है 30 का। तो प्रश्न में कहा जा रहा है इसके परावर्तन कोण का मान क्या। तो यहाँ यही समझने में सिर्फ स्लिप हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, अन्यथा समझ जाएंगे तो सही। इसका ये 30 दिया, तो इसका मतलब ये आपतन कोण की माप नहीं है, ये आपतन कोण नहीं है। अगर दर्पण की सतह के साथ ये 30 के कोण पर पड़ रहा है तो हम ये वाला कोण इसमें जा, तो ये अभिलंब है, दर्पण के साथ कितने कोण पर टिका रहता है, 90 कहेंगे। अगर ये 30 है तो ये 100% क्या होगा, 60। और जब आपतन कोण हमें ज्ञात हो गया तो परावर्तन के रूल से हम पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का माप जो होगा वह 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े जिसका एक यूज आपके सामने अंकित, ऐसे टाइप का भी ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब समझेंगे छाया, शेडो। छाया, प्रकाश किरण के चलने के पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसके पीछे अपोजिट अंधेरा क्षेत्र बनता है, इस अंधेरा क्षेत्र को ही छाया कर। याद रखना है कि प्रकाश के चलने के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र मिलता है, अंधेरा क्षेत्र प्राप्त होता है, इसी अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं। इसे डिफाइन के रूप में याद रखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में काम देगा, और वैसे छाया क्या है इसके विषय में जानकारी रहना। प्रतिबिंब, इमेज। अब यहाँ से किरण आरेख शुरू होगा तो और प्रतिबिंब, यहाँ से अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आते हैं। अब प्रतिबिंब होता क्या है याद रखेंगे, किन किरणों के कटने से प्रतिबिंब बनता है, ये कितने प्रकार के हैं ये सब जाने। प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसे याद रखें। हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा को भी देखते हैं, तो वह जो दर्पण में जो दिखाई पड़ता आकृति वह जो है मेरा क्या है, प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब बनाने का सिस्टम है। यह कैसा प्रतिबिंब है ये सब के बारे में भी अध्ययन करें। पहले यह देखें, यह प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखिए इसी डिफाइन में लिखा हुआ कुछ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, गौर करेंगे संदेश, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर एग्जाम में आएगा कि प्रतिबिंब किन किरणों के कटने से बनता है, तो याद रखेंगे परावर्तित किरण। मिस्टेक ना हो, अच्छे से इसे प्रैक्टिस। इसी सेंटेंस में छिपा हुआ है, अलग से समझाने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है उसमें परावर्तित किरणों से, इसमें स्लिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, परावर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आता है, इसे ध्यान रखें। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होता है,
याद रखेंगे 2 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत पड़ती है। 2 परावर्तित किरण जब कटता है तब वहाँ प्रतिबिंब इमेज बनता है। इसे अच्छे से याद रखें। अगर परावर्तित किरण कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और कटती हुई प्रतीत होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखेंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसी डिफाइन में तुम्हें मिले। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है यह समझ। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब समझाए भी थे। वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसे ध्यान में रखना है। फिर अब वास्तविक प्रतिबिंब के विशेषताएं पढ़ेंगे जो आगे इसे देखे। वास्तविक प्रतिबिंब समझे, अब इसकी विशेषताओं को भी समझ। जो उसमें पढ़े हैं वही स्पष्टीकरण। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, इसे याद रखें। यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग जो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, अर्थात पर्दे पर जो पिक्चर दिखाई पड़ता है वह इमेज प्रतिबिंब, और वह कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसे याद रखें। यह हमेशा उल्टा होता है। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज भी इसे बोलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता, ये डॉट लाइन से इसे कंप्लीट किया है। जिस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। याद रखें इसकी विशेषताएं। ये दोनों का अंतर लिखने में, अगर एग्जाम में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बतावे तो ये पॉइंट भी कुछ जोड़ेंगे, और भी पॉइंट सब जो पढ़ेंगे अब आगे डायग्राम सब पढ़ेंगे वो सब भी जोड़ करके इसके अंतर को लिखो। तो यह भी प्रमुख हुआ। याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनाने के लिए किरण आरेख का प्रयोग करेंगे तो वहाँ ये भी डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो डायग्राम में दिखाते हैं प्रतिबिंब, वह भी डॉट लाइन में ही दिखाए। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह इम्पोर्टेंट है। यह बिंब की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। याद रखें। जो समझाए वह पॉइंट यहाँ लिखा हुआ भी है, इसे भी एक बार फिर रिपीट करते हैं, इसे याद। परावर्तित प्रकाश किरण के कटान से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, इसे अच्छे से याद रखें। अब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। या इसी तरह से बनाएंगे जैसा डायग्राम है तो अच्छा लगेगा। देखिए इसे समझा। सबसे पहले एक दर्पण खींचा गया जिसका नाम MN, इसके बीच में एक पॉइंट लिए और एक लकीर खींच। इस लकीर को हम लोग ऐसे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
जो आगे इसका भी डिफाइन पर, इसे ध्रुव कहा गया, इसे P से डिनोट करते हैं, यह ध्रुव। इस लाइन पर एक बिंब रखे जिसका नाम AB, जिसका नाम AB। रोल देखिए, एक किरण क्या है कि यहाँ दर्पण के ध्रुव पर, और यह हुआ आपतित किरण। तो आपतित किरण जब दर्पण पर यहाँ पर आपतन बिंदु पर, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मुख अक्ष खिंचा हुआ है प्रधान अक्ष, ये इस दर्पण के साथ 90 के कोण पर टिका, अर्थात ये अभिलंब की तरह काम करता है। तो ये इस लाइन के साथ ये जितने कोण पर पड़े उतने ही कोण पर ये क्या होगा, रिटर्न, ये रिफ्लेक्ट हो। दूसरा, इसमें इससे पहले जब अभिलंब समझा रहे थे तो उस टाइम में यह भी पॉइंट समझाए थे कि समतल दर्पण या गोलीय दर्पण पर वह किरण जो उस पर लंबवत पड़ता है वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह आगे भी हमें बहुत जगह काम आएगा, इसे याद रखें। वह किरण जो दर्पण की सतह पर 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट, अर्थात लंबवत पड़ने वाले आपतित किरण और परावर्तित किरण का मार्ग एक ही हो, अर्थात वह किरण जो आपतित हो और दर्पण के साथ 90 के कोण पर टिका हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण समपाती हो, वह एक ही रेखा पर स्थित। तो यहाँ दूसरा रे इस्तेमाल किया है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर लंबवत पड़ता है, ये लंबवत देखा है, और दर्पण से टकराकर यहाँ से क्या हुआ, लौट। तो देखिए ये किरण परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आगे ले जाएगी, ये कहीं नहीं कटे, आगे जाएगा तो कहीं नहीं कटे। तो इस किरण को पीछे की तरफ डॉट लाइन से इसे मिलाएं। यह लाइन मिलाने में स्केल की मदद लें, स्केल इस लाइन के सहारे रखेंगे और पीछे की तरफ, फिर स्केल इस लाइन के सहारे रखेंगे और इसको डॉट लाइन। यहाँ जो बना, अर्थात दोनों परावर्तित किरण इसके पीछे बढ़ाने पर कटती हुई प्रतीत, तो जहाँ कटता हुआ प्रतीत हुआ इसी बिंदु पर यहाँ बना प्रतीत। यहाँ A डैश B डैश प्रतिबिंब बना और ये डॉट लाइन से खिंचा हुआ, और यह जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक प्रतिबिंब। ये समतल दर्पण में बना किरण आरेख, इसे याद रखना है, इसे खींचने का तरीका समझाए। तो अब एक चीज फिर इसे रिपीट करते, इसमें जो दो नियम काम है। जब दर्पण की सतह पर प्रकाश किरण तिरछा पड़ता, जब दर्पण की सतह पर प्रकाश किरण तिरछा पड़ता है तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार यह लौट जाए, जो कि हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े और उसका डायग्राम भी देखे और ये भी सब। लेकिन दूसरा क्या है कि वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ता है, दर्पण से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाए। इसमें यही दो रूल लगा। समतल दर्पण, एक किरण देखिए तिरछा पड़ा जो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार लौट गया। दूसरा किरण दर्पण की सतह पर लंबवत लिए जो कि उसी से टकरा कर लौट। अब और सुनिए, क्या हम दो तिरछा किरण ही लेकर के समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींच सकते हैं अथवा नहीं? याद रखिएगा, अवश्य खींच सकते हैं। दो तिरछा किरण भी अगर हम लेंगे तो 100% समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींच सकते हैं, और डायग्राम जो बनेगा वो देखने में अलग होगा भले, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा ऐसा नहीं कि फर्क पड़ जाए, प्रतिबिंब उसी पोजीशन में बनेगा, वैसा ही बनेगा जो इसमें बना हुआ। इसे भी याद रखना। हम सिर्फ दो तिरछा किरण भी लेकर के खींच सकते हैं, लेकिन इसमें एक तिरछा लिए एक लंबवत लिए, तो ऐसे में यह डायग्राम देखने में
बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रायः ऐसा ही डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन याद रहे, दो तिरछा किरण भी लेकर के हम इसका किरण आरेख बना सकते हैं। अब मन में कई ये प्रश्न आवे, दो लंबवत, तो यहाँ एक बिंदु से दर्पण की सतह पर एक ही लंबवत किरण हो सकता है, इसलिए ऐसा मन में न आवे क्या दो लंबवतें लेकर के बना सकते हैं, यह पॉसिबल। याद रहे, तिरछा किरण दो या एक तिरछा एक लंबवत लेकर के इसका डायग्राम। अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विशेषता या इसके विषय में जानकारी पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक है, कन्फर्म हो गया। यहाँ जो लिखा हुआ है या डायग्राम में A डैश B डैश, ये काल्पनिक प्रतिबिंब डॉट लाइन से इंडिकेट। दूसरा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर बिंब स्थित होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। जितनी दूरी पर बिंब स्थित होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, इसे याद। अगर बिंब दर्पण की तरफ आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ आगे। अगर बिंब दर्पण की तरफ x मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी x मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये दर्पण को अगर बिंब की तरफ लाएंगे तब इसमें पॉइंट याद रखें, यह आवश्यक है, ये जानकारी रहना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न, अगर दर्पण को इस बिंब की तरफ अगर भी वेग से अगर बढ़ाएंगे तो यह प्रतिबिंब याद रखेंगे 2v वेग से इधर। ठीक है, अगर ये दर्पण को अगर बिंब की तरफ 2 मीटर खिसका इधर तो इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब की स्थिति वह 4 मीटर इधर की, इसे भी याद रखें। यह इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। और कुछ पढ़ेंगे तो इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा, दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां। मतलब इसमें प्रतिबिंब जो सीधा है लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखें, पार्श्विक रूप से उल्टा। तो इस डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। Mn जो है समतल दर्पण हुआ, AB बिंब है, A डैश B डैश प्रतिबिंब हुआ जो पिक्चर में लिखा हुआ है। AP यहाँ से ऐसे हम लोग वस्तु की दूरी बोलते हैं जिसे U से डिनोट करते हैं। भी यह हुआ प्रतिबिंब की दूरी जो A डैश B हुआ, इसे ध्यान रखना। और ऊंचाई तो इसका कंफर्म हो गया, यह समझा दिया। अंतिम में एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अर्थात किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से आधी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा या बनेगा या बना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन इसमें याद रखना है कि कभी कभी समतल दर्पण की फोकस दूरी भी पूछ दिया कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है तो अनंत। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी ऐसे टेस्ट करने के लिए पूछ दिया जाए तो यह भी अनंत हो, जबकि इस समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का जिक्र नहीं होता।